वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ अब्दुल कलाम सर की ऑटोबायोग्राफी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मतलब उसकी लिंक, बायोग्राफी नहीं, उसकी लिंक, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहले जाके आप बायोग्राफी पढ़िए, पार्ट 1 पढ़िए, पार्ट 2 पढ़िए, देन पार्ट 3 पढ़िएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? ओके, हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 पे हमने यहाँ पे एंड किया था कि अब्दुल कलाम सर जो है वो ये बोलते हैं कि अगर हम ग्लोबल बेसिस पे देखें, ठीक है, वर्ल्ड अफेयर के बेसिस पे देखें एज एन इन्फ्लुएंस, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस कि हमारी कंट्री कितना इन्फ्लुएंस कर रही है, तो बाकी सारी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया जो है वो अपने पोटेंशियल लेवल से बहुत ज्यादा नीचे है। यानी उसका जो पोटेंशियल लेवल है, जो वो अभी इन्फ्लुएंस कर रही है, उससे वो कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है। उसका जो पोटेंशियल लेवल है वो और ज्यादा हाई है। क्लियर? यहाँ पे हमने पार्ट 2 एंड किया था। पार्ट 3 की स्टार्टिंग होती है। ओके, लेट्स रीड इट। आफ्टर पोखरान 2, पोखरान 2 हमारा जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, जब अनियन उस टाइम पे बहुत महंगे हो रहे थे, क्योंकि जो अनियंस थे वो वहाँ टेस्ट रेंज में चले गए थे, उनका यूज टेस्ट रेंज में हो रहा था रेडिएशन को कम करने के लिए। ओके, अनियन जो होता है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि गर्मियों में प्याज ज्यादा खाओ तो लू कम लगती है। ठीक। द वेस्ट स्पीक्स अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान इन द सेम ब्रीथ। ठीक है, पोखरान के बाद जो वेस्ट था, वेस्ट स्पीक यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में सेम लेवल पे बात करती थी। सेम ब्रीथ यानी कि सेम लेवल पे बात करती थी। इज इट नॉट इन आवर नेशनल इंटरेस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट टू द वर्ल्ड दैट वी कैन थिंक ऑफ अ वर्ल्ड बियॉन्ड पाकिस्तान। ठीक है, क्या ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होना चाहिए कि हम दुनिया को ये डिमॉन्स्ट्रेट करें, ये दिखाएं कि हमारा दैट वी कैन थिंक ऑफ अ वर्ल्ड, कि हमारी जो सोच है दुनिया को लेकर के, हम दुनिया के बारे में पाकिस्तान से बियॉन्ड सोच सकते हैं, ऊपर सोच सकते हैं। दैट वी आर क्वालिटेटिवली बेटर, more mature and secular country, positive thinking, okay, secular country with a greater commitment to the values of democracy and freedom। क्या हम ये नहीं दिखा सकते कि हम क्वालिटेटिवली यानी कि क्वालिटेटिव लेवल पे बेटर हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मैच्योर हैं और एक सेक्युलर कंट्री है। किस बेसिस पे? जब बात आती है कमिटमेंट की, डेमोक्रेसी और फ्रीडम की वैल्यूज पे। ओके, नाउ आई जस्ट वांट यू पीपल कि कोई भी इस लाइन पे कमेंट बॉक्स में ऐसा कोई भी कमेंट नहीं करेगा जिससे वहां पे डिबेट हो। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मैं पहले से बोल रही हूँ, बिकॉज आई नो कि ये जो लाइन है इसको पढ़ने के बाद बहुत लोग के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने वाले हैं। सो जस्ट कीप इट इन योर माइंड, ठीक है, एंड वेन एवर यू गेट द चांस ऑन एन ऑफलाइन बेसिस आप उसको अपने ओपिनियन, उस ओपिनियन को रखिएगा और एज अ रेफरेंस आप इस लाइन को यूज कर लीजिएगा। बट यहाँ कमेंट बॉक्स में कुछ भी ऐसा कमेंट मत करिएगा जिससे वहां डिबेट चढ़े। ओके, बिकॉज बीइंग एन स्टूडेंट अभी प्रेजेंट टाइम पे ये नहीं अच्छा लगता। ओके, ड्यूरिंग मार्च 2002 के दौरान कलाम सर, I was teaching about 200 final year students of engineering at अन्ना यूनिवर्सिटी। अन्ना यूनिवर्सिटी में उस मार्च 2002 में वो 200 फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। एंड आई गेव अ सीरीज ऑफ 10 लेक्चर्स, उन्होंने 10 लेक्चर्स की सीरीज दी थी बच्चों को, किस पे? ऑन टेक्नोलॉजी एंड इट्स डायमेंशंस। दिस वाज द टॉपिक। ऑन द फाइनल डे ऑफ द इंटरैक्शन, जब उनके इंटरैक्शन का फाइनल डे था, देयर वाज अ डिस्कशन ऑन डुअल यूज टेक्नोलॉजीज। तो उस दिन डुअल यूज टेक्नोलॉजीज के टॉपिक पे, इस टॉपिक पे डिस्कशन होना था। वन ऑफ द स्टूडेंट्स रेज्ड अ क्वेश्चन, और उसी इंटरैक्शन, उसी डिस्कशन के दौरान एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन रेज किया
क्या क्वेश्चन था उसका? सर, आई हैव रिसेंटली कम अक्रॉस डॉक्टर अमर्त्य सेन्स स्टेटमेंट दैट द न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्टेड इन May 1998, अब कौन सा न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हुआ था May 1998 में? यही पोखरान वाला, ओके, उसी की बात कर रहे हैं. That the nuclear weapon test conducted in May 1998 by India was ill-conceived, means was not proper या was not good in that sense. Not proper, proper नहीं लेंगे, was not good, not good के sense में यहाँ पे ill-conceived use हुआ है. Dr. Amartya Sen is a great economist and a Nobel laureate who is much respected for his ideas on development. डॉक्टर अमर्त्य सेन जो हैं ये बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और एक नोबेल लॉरेट हैं जो रिस्पेक्ट किए जाते हैं, जिनकी रिस्पेक्ट होती है उनके आइडियाज को, डेवलपमेंट के जो उनके आइडियाज हैं उसको लेकर के. अ कमेंट फ्रॉम सच अ पर्सनैलिटी कैन नॉट बी इग्नोर. और ऐसी पर्सनैलिटी ने एक ऐसा कमेंट दिया है, हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते. व्हाट इज योर व्यूज ऑन हिज कमेंट्स? आपका क्या व्यू है इनके इस कमेंट पे? कितना बढ़िया क्वेश्चन किया है स्टूडेंट ने, राइट? चलिए देखते हैं कलाम सर ने क्या रिस्पॉन्स दिया. कलाम सर बोलते हैं, I acknowledge the greatness of Dr. Amartya Sen in the field of economic development and admire his suggestions such as that thrust should be given to primary education. हाँ, मैं खुद अमर्त्य सेन जो हैं, डॉक्टर अमर्त्य सेन सर, उनकी एक्नॉलेज को, उनकी ग्रेटनेस को खुद एक्नॉलेज करता हूँ, सराहता हूँ. किस उसमें? जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की फील्ड में जो भी उनकी सोच है, जो भी उनके आइडियोलॉजीज हैं उसको. एंड एडमायर हिज सजेशंस, और उनके जो सजेशंस हैं जैसे कि थ्रस्ट शुड बी गिवन टू प्राइमरी एजुकेशन. जो प्राइमरी लेवल पे जो एजुकेशन होता है उसको थ्रस्ट मिलना चाहिए. थ्रस्ट बेसिकली, थ्रस्ट जो होता है उसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को पुश करना वायलेंटली वे में, इन अ वायलेंस, ताकि वो आगे बढ़े. बट यहाँ पे ये एज अ पॉजिटिव यूज हुआ है. क्लियर? यहाँ पे जो थर्स्ट वर्ड है वो पॉजिटिव यूज हुआ है, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन पे प्रेशर देना चाहिए. जो प्राइमरी एजुकेशन होता है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, ठीक है, यानी ना कि क्वांटिटेटिव होना चाहिए. यानी ऐसा नहीं कि बच्चे भर लिए हैं लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये जो उनका सजेशन था इसकी भी मैं सराहना करता हूं. आई सेड, मैंने ये कहा, एट द सेम टाइम इट सीम्ड, और लेकिन एट द सेम टाइम इट सीम्ड, ऐसा लगता है टू मी, मुझे, दैट डॉक्टर सेन लुक्ड एट इंडिया फ्रॉम अ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव. मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर सेन जो है वो इंडिया को वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, यानी कि जो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज की जो आई साइड है इंडिया को लेकर के, वो सेम उसी पर्सपेक्टिव से इंडिया को देख रहे हैं. इन हिज व्यू, उनके व्यू में, इंडिया शुड हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ ऑल कंट्रीज टू इनहांस इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. उनके हिसाब से इंडिया को फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना चाहिए उन सारी कंट्रीज से, ताकि इकोनॉमिकली हम जो है वो प्रॉस्पर कर सकें, आगे बढ़ सकें. आई एग्री, हाँ, मैं इस चीज से एग्री भी करता हूँ. बट लेकिन वी मस्ट ऑल्सो बेयर इन माइंड इंडियाज एक्सपीरियंस इन द पास्ट. लेकिन हमें हमारी कंट्री ने जो पास्ट में फेस किया है, हमें वो भी दिमाग में रखना पड़ेगा. पंडित नेहरू स्पोक इन द यूनाइटेड नेशंस अगेंस्ट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन. क्या होता है ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, शॉर्ट डिटेल दी हुई है, ठीक है, जिसको नहीं पता हो देख लो. वैसे पता होना चाहिए बिकॉज ये टर्म 8th 9th में ही बताया जाता है. ओके, moving forward, Pandit Nehru spoke in the United Nations against nuclear proliferation and advocated zero nuclear weapons in all the countries. यानी इस टॉपिक के बारे में पंडित नेहरू ने यूनाइटेड नेशंस में स्पीच दी थी. We know the result, और उसका रिजल्ट क्या हुआ था ये हमें पता है. अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमें तो नहीं पता है, आप पढ़ लीजिए गूगल से जाकर के, ठीक है, बिकॉज वो अपने आप में एक टॉपिक है सेपरेट. One should note that there are more than
10,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑन अमेरिकन सॉइल। हमें ये नोट करना चाहिए कि अमेरिकन सॉइल यानी अमेरिका में 10,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स से ज्यादा है। यानी न्यूक्लियर वॉरहेड्स क्या होते हैं? जो मिसाइल का एक्सप्लोसिव पार्ट होता है ना, उसे हम वॉरहेड्स बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो अमेरिका में 10,000 से भी ज्यादा हैं। Another 10,000 nuclear warheads are on Russian soil. रशिया में भी 10,000 से ज्यादा हैं। एंड देयर आर अ नंबर ऑफ देम, और बहुत सारे हैं किसके पास? इन द यूके, चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान एंड सम अदर कंट्रीज, और बाकी की कुछ कंट्रीज में भी। The START II and the recent agreements between the USA and Russia, और ये जो START II और जो कुछ और एग्रीमेंट्स हुए हैं रशिया और यूएसए के बीच में, only talk about reducing the number of nuclear warheads to 2,000 each, and even these agreements are limping यानी धीरे धीरे चलना। बेसिकली अगर हम वर्ब की बात करें तो, बट यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो यूएसए और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो यूएसए और रशिया के बीच में START II और जो और भी रिसेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं, वो इसके बारे में बात करते हैं कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो उन दोनों को ही 2000 तक ही रखने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रखने चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि उसके बावजूद ये जो एग्रीमेंट्स उन्होंने किए भी है ना, ये मुझे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं से भी। ये बहुत ही कम स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। Nobody takes the reduction of warheads in a serious term. ये जितनी भी कंट्रीज हैं इनमें से कोई भी रिडक्शन ऑफ वॉरहेड्स को एज अ सीरियस टर्म यानी सीरियसली नहीं लेता है। There should be a movement by those who are against the May 1998 test in America and Russia or other Western countries to achieve zero nuclear weapon status। ठीक है, अगर इतना ही है तो मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अमेरिका और रशिया और जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके जितने भी लोग अगेंस्ट में हैं, जो मई 1998 में टेस्ट हुआ था इंडिया में, जो कि था यही पोखरान वाला हमारा, जो भी लोग इसके अगेंस्ट में हैं उनको एक मूवमेंट करना चाहिए। ओके, मूवमेंट यानी इंडिया में भी बहुत सारे मूवमेंट हुए ना, साइमन गो बैक और बहुत सारे हुए हैं, तो वैसा ही कोई मूवमेंट करना चाहिए टू अचीव जीरो न्यूक्लियर वेपन स्टेटस। जीरो न्यूक्लियर वेपन स्टेटस को पाने के लिए it is essential to remember that two of our neighboring countries are armed with nuclear weapons and missiles। हमें ये बेहद रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो दो नेबरिंग कंट्रीज है ना, उनके पास पूरी तरीके से न्यूक्लियर पावर्स और मिसाइल्स हैं। कैन इंडिया बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर? और इन सबके बीच में हमारा इंडिया सिर्फ बैठ के देखता रहे और एक दिन कोई आए और उड़ा के निकल ले इंडिया को? क्या वो ये चाहते हैं? दिस इज व्हाट अब्दुल कलाम सर आंसर्ड। कितना परफेक्टली आंसर करते हैं वो विथ ड्यू रिस्पेक्ट। आप ये देखिए आगे वो क्या कहते हैं। इंडिया हैज बीन इन्वेडेड इन द लास्ट 3000 years बाय अ सक्सेशन ऑफ कॉन्करर्स। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे कॉन्करर्स आए हैं जिन्होंने पिछले लास्ट 3000 years से इंडिया को में कब्जा ही किया है, इंक्लूडिंग, अब इसमें कौन कौन लोग इंक्लूड हैं, द ब्रिटिश, फ्रेंच, डच एंड पोर्चुगीज, आइदर टू enlarge their territory or to spread a religion or to steal the wealth of a country। या तो उन्होंने कब्जा इसलिए किया है कि वो अपनी टेरिटरी बढ़ा सकें, या फिर अपना रिलीजन, या फिर जो हमारी कंट्री की जो वेल्थ है उसे वो ले सकें, चोरी कर सकें, स्टील कर सकें। यानी यहाँ पे स्टील का मतलब चोरी करना से नहीं है, यहाँ पे स्टील का मतलब है कि उस पे अपना हक, ओनरशिप जो है वो ओनरशिप का स्टैंप लगा सकें। Why is it India never invaded other countries? ऐसा क्यों है कि इंडिया ने कभी किसी कंट्री पे इन्वेड नहीं किया? With a few exception in the Tamil kingdoms। ठीक है, तमिल किंगडम्स में कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके। Is it because our king were not brave enough?
क्या ये इसलिए है कि हमारे जो किंग्स थे वो उतने ज्यादा ब्रेव नहीं थे? द ट्रूथ इज इंडियंस वर टॉलरेंट एंड नेवर अंडरस्टूड द ट्रू implications of being ruled by others for generations. सच्चाई ये है कि इंडियंस जो थे ना वो टॉलरेट कर जाते थे और उनको जो ट्रू इम्प्लीकेशंस हैं, जो सही इफेक्ट हैं किसी के अंडर रहने का, वो उनको बहुत सारी जनरेशन्स तक पता ही नहीं था कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, उसका साइड इफेक्ट्स है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो उनको पता ही नहीं थे। बट आफ्टर द लॉन्ग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, लेकिन बहुत लंबे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बाद, व्हेन वी गॉट आवर फ्रीडम, जब हमें अपनी फ्रीडम मिली, एंड द कंट्री गॉट यूनाइटेड, और कंट्री जो है एक हो चुकी थी अब उस इंडिपेंडेंस का जो पूरा दौर था उसको देखने के बाद, एंड हैज फिजिकल बाउंड्रीज, और अब हमारी कंट्री की फिजिकल बाउंड्रीज बन चुकी थी। इज इट पॉसिबल टू रिमेन विथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एज द ओनली गोल? क्या ये सही है या क्या ये पॉसिबल है कि इतने टाइम बाद इंडिपेंडेंस पाने के बाद, इतने टाइम के बाद इंडिपेंडेंस पाने के बाद, और जब हमारी फिजिकल बाउंड्रीज हो गई हैं, जब हमारी कंट्री के लोग एट सम पॉइंट यूनाइटेड हैं, उस टाइम पे हमारा गोल सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है? क्या ये पॉसिबल है? वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन करते हैं वो। द ओनली वे टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज द माइट टू डिफेंड इट। वाओ, वेरी ब्यूटिफुल लाइन, अंडरलाइन इट, या आप हाईलाइट कर सकते हो, ब्रैकेट में कर सकते हो। बहुत अच्छी लाइन है, बेहतरीन। क्या बोलते हैं अब्दुल कलाम सर कि अगर आपको स्ट्रेंथ दिखानी है ना इंडिया की, द ओनली वे टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, अगर किसी कंट्री की आपको स्ट्रेंथ दिखानी है तो उसकी स्ट्रेंथ इस चीज से पता लगती है कि अपनी कंट्री को वो कितना डिफेंड कर पा रहे हैं और किस किस तरीके से डिफेंड कर पा रहे हैं। वो जो वेज हैं उनके डिफेंडिंग के, उस वेज से उस कंट्री की स्ट्रेंथ पता लगती है। आगे वो कहते हैं स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ एंड नॉट वीकनेस। जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करती है, वीकनेस को नहीं। ये वर्ल्ड लेवल पे वो बात कर रहे थे क्योंकि उस टाइम पे इंडोनेशिया, जो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज थी, वो बहुत ज्यादा बड़ी मानी जा रही थी, और वो वही कह रहे थे कि वो हमारी रिस्पेक्ट तभी करेंगे जब वो देखेंगे कि हम स्ट्रेंथ के लेवल पे उनके बराबर हैं, ना कि उनसे वीक हैं। ये था उनका कहने का मतलब। स्ट्रेंथ मीन्स, अब यहाँ पे वो स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो स्ट्रेंथ कह किसको रहे हैं, क्या कहते हैं वो? स्ट्रेंथ मीन्स मिलिट्री माइट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। स्ट्रेंथ ना ही सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं, मिलिट्री की जो माइट है, मिलिट्री का जो एक प्राइड है, मिलिट्री जो है, जो डिफेंस हमारा एरिया है, पूरा डिफेंस विंग्स है हमारी, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो, उसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। The decision and policies of the United Nations Security Council यानी UNSC हमारा are dictated by the countries who possess nuclear weapons। अब वो एग्जाम्पल देते हैं, वो क्या बोलते हैं, जो डिसीजन और पॉलिसीज है UNSC की, वो डिक्टेट कौन करता है? वो कंट्रीज करती हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। How is it we did not get a seat in the Security Council so far? ये कैसे हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल में हमें, यानी कि इंडिया को, बहुत टाइम से कोई सीट नहीं मिली है, बट नाउ, लेकिन अब, मतलब कि जब से पोखरान 2 हुआ है उसके बाद से की बात कर रहे हैं, बट नाउ अदर नेशंस आर रिकमेंडिंग दैट इंडिया बी मेड अ मेंबर। लेकिन अब जब से पोखरान 2 का टेस्ट हुआ है और हम सक्सेसफुल हुए हैं उस टेस्ट में, उसके बाद से बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जो ये रिकमेंड कर रहे हैं कि इंडिया को भी उसका मेंबर होना चाहिए। इन दिस रिगार्ड, और इसी रिगार्ड में, देयर इज अनदर इंसिडेंट आई वुड लाइक टू नरेट। एक और इंसिडेंट है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। माय फ्रेंड, मेरे एक दोस्त हैं एडमिरल एल रामदास, अंडरलाइन कर लीजिए या फिर सर्किल कर लीजिए, एडमिरल एल रामदास हु रिटायर्ड एज द नेवल चीफ, अंडरलाइन इट, नेवल चीफ से जो कि रिटायर्ड हुए थे,
told me that he and a group of people would hold a demonstration. उन्होंने मतलब उनके फ्रेंड ने उनको ये बताया कि वो और ग्रुप ऑफ पीपल और कुछ लोग हैं जो कि डिमॉन्स्ट्रेशन एक होल्ड करेंगे, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे बिफोर पार्लियामेंट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यूक्लियर टेस्ट कैरीड आउट इन मे 1998। उनके दोस्त ने उनसे कहा कि 1998 मई में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसके अगेंस्ट हम पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, यानी प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा उनके फ्रेंड ने किससे कहा? कलाम सर से कहा। I replied to my friend that he and his group should first demonstrate in front of the White House and the Kremlin against the large quantity of nuclear warheads and ICBMs there. Now see, friendship अपनी जगह है, नेशनैलिटी और नेशन के लिए जो उनका प्यार है कलाम सर का वो अपनी जगह पे है। उन्होंने अपने फ्रेंड से बोला अगर ऐसा है तो तुम्हें पहले व्हाइट हाउस और क्रेमलिन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए, ठीक, यानी यूएसए और रशिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास तो बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में वार है जो आईसीबीएम्स हैं। आईसीबीएम्स का फुल फॉर्म मैंने पार्ट 2 में आपको बताया था। आई कॉल टू माई पीपल टू राइज टू ग्रेटनेस। मैं अपने लोगों से, अपने जो नेशन के लोग हैं उनसे चाहता हूं कि वो ग्रेटनेस की तरफ बढ़ें। It is a call to all Indians to rise to their highest capabilities. अब वो और डिस्क्राइब कर रहे हैं ग्रेटनेस से उनका क्या मतलब था कि वो चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि जितने इंडियंस हैं वो अपनी हाईएस्ट कैपेबिलिटी तक पहुंचे, यानी उनका जो हाईएस्ट पोटेंशियल है वो वहां तक ले जाएं खुद को। बिकॉज हम कहते हैं ना कि अपना पोटेंशियल सिर्फ हम ही जानते हैं, हमारे अलावा सामने वाला पर्सन उतना ही जानेगा जितना वो जान सकता है, ठीक है। बट ट्रू एक्चुअल पोटेंशियल हमारा सबसे पहले हम खुद जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो इसीलिए बोल रहे हैं व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच लेड टू द राइज और फॉल ऑफ नेशन। अब वो पूछते हैं अच्छा कौन सी फोर्सेस हैं जो किसी नेशन को ऊपर उठाती हैं या नीचे गिराती हैं, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच गो टू मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। 3 factors are invariably found in a strong nation. अब वो बताते हैं कि 3 फैक्टर्स हैं जो एक स्ट्रॉन्ग नेशन में पाए जाते हैं। कौन से? अ कलेक्टिव प्राइड इन इट्स अचीवमेंट, मार्क द वर्ड कलेक्टिव प्राइड। क्या बोल रहे हैं? किसी नेशन का जो अचीवमेंट होता है उसमें कलेक्टिव प्राइड होना चाहिए, यानी कि नेशन में जितने लोग हैं सबको प्राइड फील, प्राउड फील करना चाहिए, सबके अंदर प्राइड होना चाहिए उस अचीवमेंट को लेकर के। क्लियर? यूनिटी एंड द एबिलिटी फॉर कंबाइंड नेशन, और उसकी यूनिटी में उनकी जो यूनिटी होनी चाहिए और जो उनकी एबिलिटी है वो बहुत हाई लेवल पे होनी चाहिए, हाई पीक पे होनी चाहिए, तब जा करके फॉर कंबाइंड एक्शन, ठीक है। यानी कि एक कंबाइंड एक्शन, एक साथ कोई एक्शन करने के लिए यूनिटी होनी चाहिए और एबिलिटी, उनकी जो एबिलिटी है, ठीक है, जो उन्होंने ऊपर बात कही थी कि आप अपनी हाईएस्ट पॉसिबल कैपेबिलिटी तक पहुंचिए, वो चीज होनी चाहिए, तब जाके एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनता है। ओके, वो डिस्क्राइब करते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे पार्ट 3 फिनिश होता है। अब आगे का हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। Okay, and part 4 will be the last part of this essay. Clear?